नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग आपको पढ़ा दिया था और प्रथम भाग में हमने आपको बताया था कि इस पाठ की जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, तो उन्हें पशु और पक्षियों से बहुत प्रेम है और उन्होंने अपने घर पर ऐसे ही बहुत से पक्षी और पशुओं को पाला हुआ है। और वह एक दिन किसी कार्य से जब बाहर जाती हैं तो एक दुकान पर वह 2 मोर के बच्चे देखती है और वह मोर के बच्चे उन्हें इतना भावुक कर जाते हैं, इतना आकर्षित कर जाते हैं कि वह उन्हें अपने घर तक ले आती हैं और लाने के बाद वह बच्चे उनके घर में चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें देखकर महादेवी वर्मा जी का मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। नीलाग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो यहाँ पर मोर का नाम क्या रखा गया है? जो 2 बच्चे हैं, दोनों में एक मोर है और एक मोरनी है। जो मोर है उसका नाम नीलकंठ रखा गया है और जो मोरनी है उसका नाम रखा है लेखिका ने राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। संरक्षक जो रक्षा करने वाला होता है उसे संरक्षक बोलते हैं। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। तो जो मोर था वह इतना जिम्मेदार हो गया था कि सभी पक्षियों का ध्यान भी रखता था, सभी को खाने की ओर भी ले जाता था और वह सबकी रक्षा भी करता था। और अगर वह कहीं गलती होते देखता था तो वह उन्हें दंड भी देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था। उन्हें कभी कभी घाव भी लग जाते थे, उसकी चोंच से घाव भी हो जाते थे जो उन्हें बहुत ही दुखी करते थे, पर वे फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। जिस प्रकार से वह दंडित करता था उसी प्रकार से वह पक्षियों को प्रेम भी करता था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुओल से खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, जहां पर वे पशु पक्षी लेखिका ने पाल रखे थे वहां पर एक दिन क्या हुआ कि एक सांप था जो उस पिंजड़े में घुस गया और सब इधर उधर भाग चुके थे, लेकिन एक खरगोश उसकी पकड़ में, सांप की पकड़ में आ गया था। सांप ने निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। तो यहाँ पर सांप ने क्या किया था, खरगोश का आधा भाग अपने मुंह में
ले लिया था, यानी कि आधा वो निगल चुका था और आधा जो भाग उसका बचा था उससे खरगोश चींची की आवाज लगा रहा था, लेकिन वह आवाज इतनी तेज नहीं थी जिससे कोई उसकी मदद के लिए आ सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। तो जैसे ही उसने खरगोश की आवाज सुनी, वह तुरंत ऊपर से नीचे की ओर आ गया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निचेष्ट सा वह वहीं पड़ा रहा। निचेष्ट सा का अर्थ है कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, इतना शक्तिहीन हो गया था कि उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। यानी कि जब उसने क्या किया, नीलकंठ जो मोर था उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़ों में सांप को मार डाला। और जो खरगोश का बच्चा था उसे उतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया और रात भर उसके पास रहा और उसे उष्णता यानी कि गर्मी प्रदान की। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वरूप देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय और उनकी सवारी है मयूर यानी कि मोर। और ये अब समझ में अच्छी तरह से आ जाता है कि उन्होंने मोर को ही अपना वाहन क्यों चुना था, क्योंकि मोर देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही मन से भावुक भी होता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। तो मोर को हम चील, बाज की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि मोर क्रूर प्रवृत्ति का नहीं है, वह बहुत ही भावुक प्रवृत्ति का पक्षी है। नीलकंठ ने उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नित्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर, दाहिनी सीधी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर निकल जाती थी। तो इसमें बताया गया है बच्चों कि जो मोरनी थी राधा, वो नीलकंठ के इर्द गिर्द नृत्य तो इतना अच्छा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे आसपास उसके घूमती जरूर थी। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाले घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य भंगिमा में खड़ा हो गया। तो लेखिका बता रही हैं कि एक दिन नीलकंठ मेरे सामने आ खड़ा हुआ और नृत्य की भंगिमा कर
करने लगा, यानी कि नृत्य करने लगा। उस दशा में वह मेरे सामने खड़ा था। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपनी प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय भूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। तो नीलकंठ इतना समझदार पक्षी था, इतना समझदार मोर था कि जब भी लेखिका के घर में अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, तो उसकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहते थे। और कुछ महिलाओं ने, कुछ अतिथियों ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि तक दे डाली थी, यानी कि बहुत अच्छे व्यक्तित्व का इंसान भी बोल डाला था, यानी कि पक्षी बोल डाला था। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। तो लेखिका बताती हैं कि जिस चोंच से वो एक विषधर सांप के खंड खंड यानी कि टुकड़े टुकड़े कर सकता था, इतनी ताकतवर चोंच से वह जिस सांप को मार चुका था, उसी चोंच से वह मेरे हथेली पर रखे हुए चनों को भी बहुत ही प्रेम से खाता था और यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती थी। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजीरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो देखा बच्चों, लेखिका ने किसके बारे में आपको बताया? लेखिका ने एक मोर के बच्चे के बारे में आपको बताया कि वह कितना समझदार था। जिस तरह से वो बड़ा होता गया, वैसे वह अपनी समझदारी का प्रमाण भी देता रहा। तो देखिए बच्चों, आपने इस कहानी से एक सीख भी ली होगी आज कि अपनी समझ से ही व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करने चाहिए, तभी वह सफल भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा इस पाठ का यह भाग भी समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपकी ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इस चैप्टर के एक बार तो कम से कम रीडिंग अच्छे से कर ही लेना, ताकि आपको अच्छे से जो कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण करना आ जाए। तो ठीक है बच्चों, यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।